Hello students, welcome to the new video lecture of electrostatics। तो कमेंट सेक्शन में देखा, कमेंट सेक्शन में तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स आए जो हमने सर्कल वाले क्वेश्चंस दिए थे और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने बोर्ड पर लिखे थे। वो बहुत सारा जो होमवर्क दिया उसमें उनमें करेक्ट आंसर दिया है तो सबमिट किया होमवर्क। ठीक, तो आज जो तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं उनके पहले हम डाउट सॉल्व करेंगे, क्या क्या जो तुम्हारे डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे आज। तो देखो, जैसे एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, बहुत से बन गया ये, सपोज किसी से नहीं बना है। एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है और इसके सेंटर पे हमें बताना है इंटेंसिटी क्या होगी, फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसको फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है। तो इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी आएगी, कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसको E1 ले लेते हैं और इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर आएगी E2। अब इनके मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इस डिस्टेंस को R मान लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस R, सेंटर से इसकी कॉर्नर की डिस्टेंस। इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू भी पता नहीं है, पर ये मुझे एंगल पता है, एंगल कितना है ये वाला। तो देखो, ये पूरा 60 डिग्री है, ये सेंटर से मिलाएंगे तो ये 30 होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। ये पूरा A है तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो A/2 होगी। तो R और A/2 में रिलेशन लिख सकता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल से। क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस A/2 अपॉन R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/2 अपॉन cos 30 और cos 30 √3/2। तो R की वैल्यू A/√3 या फिर डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हो, सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस जो साइड होगा उसका 1/√3 टाइम्स होगा। अब E1 E2 के मैग्नीट्यूड, E1 का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q अपॉन R², ये फॉर्मूला लिखा था हमने। और E2 का निकालेंगे तो E2 का भी सेम आएगा क्योंकि इसका भी चार्ज का मैग्नीट्यूड वही है और डिस्टेंस इसकी भी R ही होगी, तो E2 भी यही आएगा। अब R की वैल्यू पुट कर देते हैं। R की वैल्यू क्या, A/√3, यहाँ पे पुट करो 1/4πε0 A/√3, उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर A² √3 का 3 हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये 3Q अपॉन 4πε0 A²। ये E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड आ गए। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं। इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो रिजल्टेंट आएगा ऐसे। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो दो फोर्सेस है, दो वेक्टर्स है, उनका रिजल्टेंट निकालना है तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर सकते हो और एंगल पता होना चाहिए। देखो ये 30, ये 30, तो ये 120 डिग्री होगा। तो ट्राइंगल के तीनों का सम 180 होता है। ये 30 30 तो ये 180, ये 180 तो ये भी 180 होगा। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, उल्टा नहीं, 120 होगा, 180। ये 30 30 तो ये 120, ये 120 होगा तो ये भी 120 होगा। और जब 120 होता है तो ये डायरेक्टली से बता रखा है मैंने, दो वेक्टर्स दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, उनके बीच में एंगल 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होता है। या फिर फॉर्मूला से भी कर सकते हो, E1² + E2² + 2E1 E2 cos 120 डिग्री। E1 का वैल्यू भी और E2 दोनों का वैल्यू सेम है तो E1 और E2 की जगह E1 ही लिख देते हैं। ये इसकी जगह भी E1 लिख देंगे तो ये 2E1² और cos 120 डिग्री डायरेक्टली ध्यान रखना होता है -1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये -E1² हो जाएगा और ये +E1², तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। तो E की वैल्यू मिलेगी E1 के इक्वल और आंसर हो जाएगा हमारा यही 3Q अपॉन 4πε0 A²। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन था हमारा, मतलब स्क्वायर वाला। जैसे कि स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज है Q, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज Q है और यहाँ पर भी चार्ज Q है। तो इस पर मुझे नेट फोर्स निकालना था किसी एक पर, तो इस पर निकाल लो, इसमें किसी में भी निकाल सकते हैं।
तो इस पर अगर फोर्स निकालेंगे तो बाकी तीन की वजह से लगेगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। साइड इसका ए है तो इसकी वजह से इस पे फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, इधर लगेगा F1, ठीक है। इसकी वजह से इस पे फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी रिपेल करेगा इधर F2, और ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये भी इसको रिपेल करेगा इस लाइन के लो डायगोनल के लो F3। तो इससे फोर्सेस लग रहे हैं तीन, F1 F2 F3। और इनके मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्यों? क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, ए के इक्वल, तो ये जाएगा 1/4πε0 q इंटू q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। F3 का डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अलग है, ये वाली देखो, ये a तो ये डायगोनल होता है हमारा √2 टाइम्स ऑफ a, तो F3 का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन √2a स्क्वायर। ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो तीनों का मैग्नीट्यूड मिल गए। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट मतलब इनका वेक्टर सम F1 F2 F3। तो जब दो से ज्यादा फोर्सेस होते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम ऐसे दो फोर्स सेलेक्ट करते हैं जिनका रिजल्टेंट तीसरी के डायरेक्शन में आ जाए डायरेक्टली। तो अगर मैं देखो F1 F2 दोनों के मैग्नीट्यूड है, दोनों 90 डिग्री पर है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा जस्ट मिड से जाएगा, मतलब इनके अलोंग जाएगा, इस लाइन के अलोंग, F3 के अलोंग, और दोनों परपेंडिकुलर है, तो F1 F2 का मैग्नीट्यूड मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली, क्या आएगा √2 टाइम्स ऑफ F1, ठीक है। चाहो तो तुम निकाल सकते हो √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और दोनों इक्वल है तो √2 टाइम्स, तो मतलब ये हो जाएगा √2 और ये वाला वैल्यू, सॉरी ये वाला वैल्यू, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो F3 के अलोंग आ रहा है, और जब डायरेक्शन सेम होती है तो डायरेक्टली ऐड कर देते, तो फाइनली F का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसको और इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। इनको इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, तो देखो q स्क्वायर अपॉन 4πε0 a स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पे बचेगा √2 और यहाँ बचेगा 1/2, ये फाइनल आंसर, और डायरेक्शन ऐसे होगी। तो जब दो से ज्यादा फोर्सेज होते हैं या वेक्टर्स हैं तो हम दो दो के पेयर ऐसे बनाते हैं जिनसे इजीली सोल्व हो जाता है। यहाँ F1 F2 का पेयर बन जाएगा जो F3 की डायरेक्शन में आ जाएगा, फिर F3 के साथ डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, सिंपल। एक क्वेश्चन दिया था हमने रेगुलर पेंटागन वाला, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था। ठीक है, यहाँ पे चार्ज लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, और सेंटर पे फील्ड, तो ये डिस्टेंस r सेम रहेगी क्योंकि रेगुलर पेंटागन है, तो सेंटर से डिस्टेंस सबकी सेम रहेगी। अगर मान लो मैं यहां पर भी चार्ज रख देता तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, 0 होता, E की वैल्यू 0 होती अगर सभी जगह चार्ज होता। जैसे ट्राइंगल में लेंगे अगर हम, स्क्वायर में अच्छे से समझ में आएगा, स्क्वायर वाले केस में यहां लिया, यहां लिया, यहां लिया, यहां लिया, सेंटर पे फील्ड निकालेंगे, इसकी वजह से इधर आएगा फील्ड, इसकी वजह से इधर आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ट्राइंगल में भी कैंसिल हो जाएगा, पेंटागन में, रेगुलर, हेक्सागन, हेप्टागन, सब में कैंसिल हो जाता है। तो इसमें भी अगर मैं इन पांचों की वजह से निकालूंगा सेंटर पे फील्ड तो 0 आएगा। पहले वाले की वजह से E1, दूसरी वाले की वजह से E2, थर्ड वाले की वजह से E3, फोर्थ वाले की वजह से E4, फिफ्थ वाले की वजह से E5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो E1, E2, E3 और E4, एक फर्स्ट वाला ये है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला और ये फिफ्थ वाला। इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E5 को माइनस E5 के इक्वल होगा। या फिर मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं E1, E2, E3 और E4
इन चारों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो E5 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। क्योंकि ये इसके इक्वल है, माइनस साइन सिर्फ क्या शो करता है, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो सिर्फ मैं इसकी वजह से निकालूंगा, जो इसकी वजह से होगा वो इन चारों की वजह से होगा। तो मुझे निकालना तो इन चारों की वजह से, वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तो इसकी वजह से निकालो सिर्फ। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 Q/r²। तो इन चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा। डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन आ रही है उसके जस्ट अपोजिट, मतलब इधर। तो डायरेक्शन जो होगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इधर आएगी, इस तरफ। ठीक है, E5 के जस्ट अपोजिट। क्यों, क्योंकि इसके ये माइनस साइन शो कर रहा है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि E5 का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनका सम आएगा। तो इन चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और उसकी वैल्यू इतनी होगी। तो ये किसकी वजह से हो जाएगा, रेगुलर पेंटागन के सेंटर में अगर हम निकालेंगे, यहां पर अगर चार्ज नहीं है तो। ठीक है, एक क्लॉक वाला क्वेश्चन था, न्यूमरल्स पे चार्जेस रखे हुए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग उसमें हमें बताना था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चार्जेस 1 12Q Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q 9Q 10Q 11Q। सेंटर पे डायरेक्शन बतानी थी। तो देखो, जैसे हम पहले 12Q की वजह से निकालेंगे, तो 12Q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिपेल करेगा, इधर आएगा। 6Q भी रिपेल करेगा, इधर आएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये डिस्टेंस को r मान लेते हैं। ठीक है, तो 12Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 12Q/r², और 6Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आ जाएगा 1/4πε0 6Q/r²। और दोनों की डायरेक्शन यहां से देखो अपोजिट आ रही है, जस्ट 12Q की वजह से इधर आ रहा है और 6Q की वजह से इधर आ रहा है। तो अपोजिट जब होते हैं वेक्टर्स तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बड़े में से छोटे को। तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा 12 - 6 6/4πε0 r²। ऐसे अगर 9 और 3 का निकालूंगा तो 9 की वजह से इधर आएगा, 3 की वजह से इधर आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 - 3, फिर ये आएगा मैग्नीट्यूड, और रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, ये 9 वाले की वजह से ज्यादा है तो इधर, इधर 12 वाले की वजह से ज्यादा तो इधर। तो कैसा आएगा मैग्नीट्यूड, इसकी वजह से आ रहा है इधर, मतलब इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट इधर आ रहा है इतना मैग्नीट्यूड, इन दोनों की वजह से आ रहा है इधर, मैग्नीट्यूड कितना, इतना ही रहेगा। ऐसे 1 और 7 की वजह से निकालेंगे तो 7 की वजह से ज्यादा आएगा उस तरफ, 7 - 1 वही वापस 6 ही आएगा, इतना ही आएगा इस डायरेक्शन में। 12 और 8 की वजह से निकालेंगे तो फिर 8 की वजह से ज्यादा होगा उस तरफ, तो इधर आएगा। 10 और 4 की वजह से निकालेंगे तो इधर आएगा, 11 और 5 की वजह से निकालेंगे तो इधर आएगा। तो इन सबके रिजल्टेंट इन दोनों का इधर आया, इन दोनों का इधर, इन दोनों का इधर, ऐसे आ गए, और सबके मैग्नीट्यूड सेम है, सबके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब इनका रिजल्टेंट की सिर्फ डायरेक्शन बतानी थी हमें, तो डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, सीधा डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, इन दोनों को लेते हैं पहले, इसको और इसको, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट जो होगा वो एंगल को जस्ट बाइसेक्ट करेगा, इधर आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। ऐसे इसको और इसको लेते हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट फिर इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसी के अलोंग आएगा। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो भी एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इसी के अलोंग आएगा, मतलब सभी के रिजल्टेंट इसी लाइन के अलोंग आ रहे हैं। तो जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो भी इसी लाइन के अलोंग ही आएगा। इस लाइन के अलोंग मतलब ये कितना है, 330। तो ऑप्शन था उसमें एक आंसर 330 हो जाएगा, इसने भी कमेंट सेक्शन में ये लिखा था उसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो जैसे कुछ क्वेश्चन हमने दिए थे, इसके अलावा जो तुम्हारे डाउट है, हमने जो क्वेश्चन दिए थे लास्ट में वीडियो के, अब उनको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, किसी ने क्वेश्चन नंबर 11 पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, एक गोल्ड न्यूक्लियस है, उस गोल्ड न्यूक्लियस के में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और उसकी रेडियस गिवन थी। रेडियस कितनी है, तो क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर लेता हूं अच्छे से, कोई गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, मिल गया। तो गोल्ड न्यूक्लियस 6.9 फर्मी उसकी रेडियस है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बताया जो लार्जेस्ट डिस्टेंस पर, लार्जेस्ट डिस्टेंस मतलब न्यूक्लियस के एकदम यहां पर रखे होंगे, रेडियस 6.9 दिया हुआ है, तो उसका जस्ट डबल डायमीटर हो जाएगा। एक प्रोटॉन यहां पर है, प्रोटॉन की चार्ज E के इक्वल, दूसरा प्रोटॉन यहां पर, फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁹, दूसरे पर भी इतना ही, और डिस्टेंस 6.9 फर्मी। तो 6.9 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर में हो जाएगा, और इसका जस्ट डबल जो होगा वो डायमीटर आ जाएगा। यहाँ पर यार है, इसको डी ले लेते हैं, इसका डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ पे भी डी लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट करनी है, उसे स्क्वायर करना है, 4 × 6.9 × 6.9 10⁻⁻30, ठीक है। फिर ये -90 -38 और +30 पर जाएगा -8, और ये 9, तो ये 10 बचेगा यहाँ पर, और इसको अप्रोक्स हम 7 लेके कर लेते हैं। 7 × 7 49, 4 ऊपर हो जाएगा 2.56, 49 अप्रोक्स 48 ले लो, चलो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, जो भी तुम्हारा आंसर होगा न्यूटन में, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन था, व्हाई डू दीज प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस सिचुएशन। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं, इनके पास ये इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है, ठीक है, तो ये फ्लाई अपार्ट दूर दूर क्यों नहीं जा रहे। इसका रीजन क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन बहुत सारे पार्टिकल पास पास में रहते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगता है, फिर भी ये ऐसे न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होता, उनके बीच में एक अदर फोर्स एक्टिवेट हो जाता है। जैसे न्यूक्लियस में आता है वो इतनी डिस्टेंस है, फर्मी वाले डिस्टेंस पर फोर्स एक्टिवेट हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। तो ये फोर्स क्या करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और ये फोर्स आपके बीच में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है अट्रैक्शन का फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सबके बीच में लगता है। जितने भी न्यूक्लियस में पार्टिकल्स होते हैं सबके बीच में आपस में न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, तो उसकी वजह से ये न्यूक्लियस बना हुआ रहता है, ठीक है। इसका फिर ज्यादा डिटेल में हम न्यूक्लियर चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो अभी तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन लगता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करता है, और ये दूर दूर नहीं जाता, ठीक है। एक ही क्वेश्चन हो गया। एक किसी ने क्वेश्चन नंबर 21 भी पूछा था, उसमें डाउट था क्वेश्चन नंबर 21 में, इसको भी देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 चार्ज पार्टिकल्स, दोनों पे चार्ज दिए हुए हैं, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, लेंथ है 1 मीटर, टेबल पे रखा हुआ है, तो टेंशन बतानी है। टेबल इस पे चार्ज रखे हुए, एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, और दोनों के बीच में से स्ट्रिंग लगी हुई है। तो क्या करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये से फोर्स लगेगा रिपल्शन का, तो फोर्स लगेगा, तो दूर दूर जाना चाहेंगे, दूर दूर जाना चाहेंगे, बट यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, जितना ही फोर्स लग रहा है उतनी टेंशन प्रोड्यूस होगी, मतलब टेंशन किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के। T इक्वल्स टू F, और F का फॉर्मूला है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, दोनों चार्जेस सेम है, और जो भी डिस्टेंस होगी D मान लेते हैं या R मान लेते हैं, R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹। एक चार्ज का वैल्यू कितना है हमारा
2 इंटू 10⁻⁻8 स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10⁻16 और दोनों के बीच का सेपरेशन है 1 मीटर लेंथ है इसकी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। सॉल्व कर लेंगे 36 इंटू 10⁻⁻7 10⁻⁻6 न्यूटन। तो इतना इसमें टेंशन प्रोड्यूस जाएगी स्ट्रिंग के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 22, यहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आया, मतलब क्वेश्चन बन नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो सिंपल, तुमने 11th क्लास में फोर्सेस को बैलेंस करना सीखा होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स निकालना सीखा होगा, वही करना था यहाँ पर। कैसे करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया हुआ है 2 आइडेंटिकल बॉल्स, चार्ज मास दी गिवन है उनका, और उनकी लेंथ दिया हुआ है, स्ट्रिंग की लेंथ 50 सेंटीमीटर और उनको 5 सेंटीमीटर पे हमने पकड़ा हुआ है। फिर उसको रिलीज कर देते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, कंपोनेंट क्या क्या आएंगे, टेंशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। तो सॉल्व करते हैं। कॉमन पॉइंट, सबसे पहले कॉमन पॉइंट डायग्राम बनाना है। तो कॉमन पॉइंट सस्पेंड किया 50 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ है, एक की लेंथ दूसरी की लेंथ 50। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर और उनके बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है। मतलब 50 के कंपेरिजन में बहुत कम होगा, तो बिल्कुल पास पास रहेंगे, पर फोर्स निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो हम मतलब डायग्राम बनाने में, तो डायग्राम तो इसलिए हम इस तरह से मान लेते हैं 5, ये 50 है। अब इन पे चार्जेस दिए हुए हैं, इस पर भी 2 इंटू 10⁻⁻7, इस पर भी 2 इंटू 10⁻⁻7 है, तो ये इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नीचे इस पे क्या लगेगा, इसका वेट mg, और इसके अंदर टेंशन आ रही होगी, T क्रिएट हो रहा है टेंशन स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि फोर्सेस लग रहे हैं, इनका रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा तो टेंशन आएगी इधर। अब 5 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। Fp की वैल्यू निकाल सकते हैं, इजी है। Fp इक्वल्स टू 1/4π0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q का वैल्यू दोनों का 2 इंटू 10⁻�7, दूसरे का भी इतना ही, डिवाइडेड बाय सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये ऐसा दिखेगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये -14 पर क्या माइनस, तो ये 10⁻⁻1, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ये, तो ये 36/25, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये रहेगा 0.144 के आसपास न्यूटन। इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। फिर इसमें सेकंड वाला बी वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट तो तुमने कर लिया होगा, सॉल्व। सेकंड वाला पार्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स on one of the charge ball, resultant force on it along and perpendicular to the string। मतलब स्ट्रिंग के along जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू, और जो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, तो हम क्या कर रहे हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये पूरा 5 है तो ये 2.5 और ये 50 सेंटीमीटर। अब कंपोनेंट निकालते हैं, mg का इसके अलोंग और fp का इसके अलोंग। ठीक है, तो mg का जो कंपोनेंट आएगा इधर mg cos थीटा आएगा, ठीक है, और fp का कंपोनेंट आएगा fe sin थीटा। तो दोनों कंपोनेंट इसके अलोंग आएंगे, स्ट्रिंग के अलोंग, वो इस तरफ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना इसके अंदर टेंशन आता जाएगा। जितना, ध्यान देना इस चीज पर, mg cos थीटा इधर लग रहा है, fe sin थीटा इधर लग रहा है, तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही टेंशन इसके अंदर आता जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग नेट फोर्स 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है कभी भी इस तरफ मूव नहीं करेगा, इधर नहीं जाएगा, कभी भी इस डायरेक्शन मूव नहीं करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर मूव करना चाहेगा तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वो हम कंसीडर नहीं करते कि स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बढ़ेगी। स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बढ़ेगी मतलब इस लाइन के अलोंग जितना फोर्स इधर लग रहा हो उतना टेंशन लगेगा, तो इस लाइन के अलोंग नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो अलोंग द लेंथ नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा।
जितना इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उतनी टेंशन इसके अंदर होगी, वो बैलेंस होगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है इधर नहीं जाएगा, इधर इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं। तो ये परपेंडिकुलर लाइन बना दी, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो एफ के अंदर कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, परपेंडिकुलर नेट फोर्स, तो एफ ई कॉस थीटा, ठीक, ये इस तरफ, और एक mg का इधर कंपोनेंट mg sin थीटा, mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा तो माइनस mg sin थीटा, ऐसे हम कंपोनेंट लिख लेंगे इसके। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो mg की वैल्यू भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, mg इक्वल्स टू m की वैल्यू दिए हुए 100 ग्राम, g का वैल्यू 10 लेते हैं, तो 100 ग्राम मतलब 0.1, ये अप्रॉक्स 10, तो ये 1 न्यूटन के आसपास आएगा, ठीक। अब देखो जो cos थीटा था मैं निकालूंगा, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हम निकाल सकते हैं 50 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स ये वाली लेंथ 50 के आसपास ही आएगी, 49 पॉइंट समथिंग, तो इसको cos थीटा को हम अप्रॉक्स 1 के इक्वल लेते हैं। जब एंगल बहुत, ये एंगल बहुत स्मॉल होगा, जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो cos थीटा अप्रॉक्स 1 के इक्वल। एफ का वैल्यू कितना है 0.144 इंटू 1 माइनस mg का वैल्यू 1 है, और साइन थीटा मैं लिख सकता हूं यहां से इस वाले ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2.5 अपॉन 50, सॉल्व करना आता है तुम्हें, ठीक है। ये 1/20 मतलब 0.05 के आसपास आएगा, ये माइनस करेंगे इसमें से इसको तो 0.094, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा, दोनों चार्जेस को पकड़े हुए हैं, जैसे रिलीज करूंगा ये इधर जाएगा इस तरफ, इनके बीच में सेपरेशन बढ़ेगा तो ऐसे जाएंगे, ये ऐसे घूमेगा, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, ये ऐसे सेपरेशन बढ़ेगा इनके बीच में। तो इस पर भी नेट फोर्स इधर लगेगा, इस पर भी नेट फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स इतना लगेगा, और स्ट्रिंग के अलोंग 0 होगा, तो ये बी वाला पार्ट हो गया। इसमें और पार्ट है, टेंशन बतानी, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, सी पार्ट, और उसका एक्सेलरेशन बताना है चार्ज पार्टिकल का। तो टेंशन किसकी इक्वल, टेंशन है हमारी mg cos थीटा के इक्वल, ठीक है। तो mg cos थीटा की वैल्यू मैं बता सकता हूं, t की वैल्यू, सॉरी mg cos थीटा और प्लस इसका कंपोनेंट जो आएगा, और f sin थीटा, ठीक है। एफ साइन थीटा निकालूंगा, तो एफ की वैल्यू 0.144 है और साइन थीटा 1/20, तो वो उसको अप्रॉक्स हम 0 के इक्वल लेते हैं, इसको 1 के अक्रॉस, तो टी की वैल्यू अप्रॉक्स 1 न्यूटन होगी। देखो cos थीटा एंगल बहुत कम है तो cos थीटा 1 के इक्वल लिख देंगे, और mg भी 1 के इक्वल है, हमने लिखा था अभी, तो 1, और एफ की वैल्यू कितनी है 0.144, और साइन थीटा निकालोगे तो 1/20, सिंप्लीफाई करोगे तो और बहुत कम आएगा, तो मतलब इसको हम अप्रॉक्स 1 न्यूटन ही लिख देंगे। और डी लास्ट में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है, तो इस पर नेट फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, इसके अलावा तो नहीं लग रहा, इधर लग रहा है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इधर लग रहा है, ये नेट फोर्स है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास, मास इसका कितना है 0.1 kg, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, तो ये हो जाएगा 0.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चार आंसर हो गए ए बी सी डी, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम बनाना है, फिर उसके अलावा हम कंपोनेंट लेके सॉल्व कर लेंगे इसको। इक्वेशन नंबर 22 था, इक्वेशन नंबर 23 देखते हैं। तो 23 में क्या है, आइडेंटिकल पिन बोल्स हैं और दोनों को रब करके चार्ज करते हैं, तो रब करके जब चार्ज करते हैं तो एक पे चार्ज आएगा Q, तो दूसरे पर माइनस Q आएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट उनके जो साइन होंगे, एक पे प्लस होगा एक पे माइनस होगा। उनको सस्पेंड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल रॉड से, और स्ट्रिंग की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर सस्पेंशन पॉइंट है, तो ये रॉड इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, इनको सस्पेंड करा है 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से,
और सेपरेशन जब रिलीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम में सेपरेशन 3 सेंटीमीटर रह जाता है। तो ये इस तरह से कुछ इसका डायग्राम बनेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच में सेपरेशन अब 3 सेंटीमीटर रह गया। ठीक है, तो ये 3 है तो ये बचा हुआ ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा और ये 20 सेंटीमीटर है। इसमें निकालना है हमें मास, निकालना है, चार्ज दिया हुआ है। फिर वैसे ही करेंगे, इसको ले लेते हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इधर फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का, नीचे मास है तो इसका mg लग रहा होगा और इधर t। अब इसमें स्पेशली क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, इसको एंगल मान लो थीटा है, ये वाला एंगल, तो t के कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में इसका मतलब नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। तो t का इधर कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, इधर आएगा t sin थीटा, तो t sin थीटा किसके इक्वल होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उसके इक्वल, Fe के इक्वल, और t cos थीटा किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल। हमें तो मास निकालना है, तो मास निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, Fe की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर फोर्स कितना लगेगा, तो 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8, स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -16, सेपरेशन 3 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के बाद तो ऐसा दिखेगा। तो ये हो जाएगा 9 9 कैंसिल, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 न्यूटन, ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड कर रहे थे तो ये Fe का वैल्यू अभी लिख देंगे थोड़ी देर में, 1 mg, मुझे m की वैल्यू निकालनी है, तो Fe का वैल्यू 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, g का वैल्यू 10 कर लेते हैं, और ये tan थीटा फॉर्म में आएगा, तो tan थीटा निकाल सकते हैं। देखो ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 होगा, ये 20 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर करेंगे तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 400 माइनस 1 √399, तो इसको अप्रॉक्स 20 ही ले सकते हो तुम, इस वाली लेंथ को अप्रॉक्स 20 ले सकते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 1/20, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/20, यहाँ पे पुट कर देंगे tan थीटा 1/20, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 m की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 8 ग्राम मास। तो मास निकालना था, और निकालना था हमें टेंशन, टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू बता दो यहां से, इससे निकाल लो, टी इक्वल्स टू Fe अपॉन साइन थीटा, Fe का वैल्यू 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, और साइन थीटा क्या हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/20, 20 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 न्यूटन, ये टेंशन आ गई। तो इक्वेशन हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 23। फिर क्वेश्चन नंबर 24, वो भी सेम ऐसा ही है, मासेस दिए हुए हैं, कॉमन पॉइंट से हम कर रहे हैं, स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है और आइडेंटिकली चार्ज है, सेपरेशन 4 सेंटीमीटर, चार्ज बताना है, Q का वैल्यू। तो ट्राई करना है इसे डायग्राम बनाकर, हम 25 वाला कर लेते हैं, 25 वाला और 24 वाला ऑलमोस्ट सेम है, 25 वाला ट्राई करते हैं। इक्वेशन में 25 टू आइडेंटिकल विद पोल्स, दोनों पे सेम चार्ज है, सस्पेंड किया हुआ कॉमन पॉइंट से, तो डायग्राम बना लो, कॉमन पॉइंट सस्पेंड कर दिया दोनों को। ठीक है, दोनों पे चार्ज क्यू है, लेंथ एल है स्ट्रिंग की, इसकी लेंथ भी एल, इसकी भी लेंथ एल, यहाँ इस पे भी चार्ज क्यू और इस पे भी चार्ज क्यू। ठीक है, दोनों के बीच में ये एंगल दिया हुआ है इक्विलिब्रियम में 2 थीटा, ये 2 थीटा एंगल दोनों के बीच में। ठीक है, इक्विलिब्रियम में हमें बताना है
कि इनका मास क्या होगा, दोनों आइडेंटिकल हो रहे, दोनों के मास सेम है, उसकी वैल्यू बतानी है हमें। वही इक्विलिब्रियम में टेंशन वेंशन सब लगा देते हैं, ठीक है। इधर लग रहा होगा, ये इसको रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा, इधर mg इधर t, ठीक है। ये 2 थीटा है तो हाफ एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। t के ऊपर हटाएंगे t cos थीटा, t sin थीटा, t cos थीटा mg के इक्वल होगा, t sin थीटा fe के इक्वल, और fe को लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन q स्क्वायर बाय, ठीक है, और इस डिस्टेंस को l के फॉर्म में लिख देंगे जो भी है ये। तो देखो ये एंगल थीटा है, ये l है, तो इस सामने वाली ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी l sin थीटा, और ये भी l sin थीटा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2l sin थीटा। तो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है Fe का मैग्नीट्यूड मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q स्क्वायर, और दोनों के बीच डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, और t cos थीटा mg के इक्वल, t sin थीटा fe के इक्वल, तो tan थीटा क्या हो जाएगा fe अपॉन mg, m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास fe अपॉन g tan थीटा, fe का वैल्यू ये लिखा हुआ q स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, जो 4 पाई एप्सिलॉन भी 4 इंटू 4 16 पाई एप्सिलॉन l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, g और ये tan थीटा। चलो tan थीटा को तुम sin थीटा अपन cos थीटा लिख लो, cos थीटा पर पहुंच जाएगा sin क्यूब थीटा हो जाएगा ये, तो ये मास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 26 से 26 आई थिंक तुम कर सकते हो, सिंपल होगा, आइडिया दे देता हूं मैं। एक पेंडुलम है, बॉब है, ठीक है, इसका मास दिया हुआ है, और इसके जस्ट नीचे एक चार्ज रख दिया हमने यहां पर, इस पे नीचे mg लग रहा होगा, ठीक है। इसके चार्ज की वैल्यू बतानी है, और इस पर चार्ज दिया हुआ है, तो इसको कितना चार्ज दें कि ये स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाए। टेंशन 0 की कब होगी, जब इसकी वजह से जिस पे रिपल्शन लगेगा वो रिपल्शन mg को बैलेंस कर लेगा। तो अगर जो रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वो mg के इक्वल हो जाएगा, तो इस पर नेट फोर्स 0 मतलब टेंशन 0 हो जाएगी, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। यही करना है हमें, तो Fe को mg के इक्वल पुट करना है और q की वैल्यू निकालनी है। ये 27 हो जाएगा, सॉरी 26, और 27 टू पार्टिकल्स A and B हैविंग चार्जेस q and 2q रेस्पेक्टिवली स्मूथ टेबल पे रखे हुए हैं। A third particle is to be clamped on a table such a way that particle A and B remains at rest on the table under electrical forces. What should be the charge on C and where should be clamped? मतलब इसको C को कहां पे रखें, ठीक है, जिससे A और B इक्विलिब्रियम में आ जाए, A और B के बीच में नेट फोर्स 0 हो जाए। तो पहले A और B को रखते हैं, ये Q और ये 2Q, ठीक है। तो इनको इक्विलिब्रियम में करना है, तो इक्विलिब्रियम में कैसे कर सकते हैं, एक थर्ड चार्ज लेंगे, वो थर्ड चार्ज की वजह से उसको क्लैम्प करना है, उसको जरूरी नहीं उस पर नेट फोर्स 0 करे या नहीं करे, पर इन पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। थर्ड चार्ज को ऐसा करते हैं बीच में कहीं रख देते हैं, इसको कैपिटल Q मान लेते हैं। एक है 2Q और दूसरा है Q, उनके बीच में थर्ड चार्ज को रखना है जिससे ये दोनों रेस्ट में रहे, ये दोनों मूव नहीं करें। तो ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में दिया था पहले, Q और Q लिया था,
ठीक है, बीच में एक थर्ड चार्ज हो रखा था जिससे वो इक्विलिब्रियम में रहे पूरा सिस्टम। तो ऐसे पहले इसकी पोजीशन निकाल लेंगे जहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स पर 0, इसकी वजह से फोर्स, ठीक है। मान लो ये पॉजिटिव है तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, अगर ये नेगेटिव तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। हमेशा दोनों केस में फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट आएगी, तो नेट फोर्स 0। तो इसकी बेसिस पे फोर्स 1/4πε0 q बाय इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, तो ये d माइनस एक्स, तो ये x स्क्वायर। इसकी बेसिस पे फोर्स 1/4πε0 2q इंटू क्यू d माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू कैंसिल, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू d माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां से हमेशा क्या लेना है, स्क्वायर रूट, तो ये √2x d माइनस एक्स, इसको इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा √2 + 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू d। x की वैल्यू आ गई d/√2 + 1, ठीक है। और चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, तो ये 2 स्क्वायर मतलब √2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, तो नीचे तो 1 हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख देंगे x की वैल्यू। तो ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको ऊपर लाना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या है, q पर तो नेट फोर्स 0 हो गया, अब किसी स्मॉल q या 2q किसी पर एक पर नेट फोर्स 0 कर देते हैं। कैसे करेंगे, इस पर निकाल लेते हैं, इस पर इसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा, इधर F1 ले लेते हैं उसको, इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा होगा F2, तो दो फोर्स लग रहे हैं, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। अब ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, मतलब F1 और F2 दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। F1 इसकी वजह से इस पे फोर्स, तो उसको लिख देंगे 1/4πε0 q इंटू 2q, और डिस्टेंस d माइनस एक्स है, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो d माइनस एक्स क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स की वैल्यू d √2 - 1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 - √2, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 - √2, d स्क्वायर 2 - √2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस F2 का वैल्यू, इसकी बेसिस पे फोर्स, तो 1/4πε0 2q स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको उधर जाएंगे, q 1/4πε0 d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इधर बचेगा q अपॉन 2 - √2 उसका स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो उसकी वैल्यू जाएगी माइनस q बचेगा यहां पर बस, तो q की वैल्यू आ गई -q 2 - √2 स्क्वायर। तो q पर चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी, तुम स्क्वायर को ओपन करके इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो। तो ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 जो था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, दो एंड्स ऑफ स्प्रिंग से बांधे हुए हैं, और 100 k का वैल्यू 100 दिया हुआ है उसमें, स्प्रिंग कांस्टेंट, नेचुरल एंड 10 सेंटीमीटर है, और एक स्मूथ टेबल पर रखे हुए, दोनों को चार्ज देते हैं हम। तो एक्सटेंशन बताना है स्प्रिंग में, एक्सटेंशन कितना होगा, ठीक है। और असम्पशन बताना है, असम्पशन क्या लगाया हमने, तो स्मूथ टेबल दो चार्जेस क्यू क्यू, नेचुरल एंड स्प्रिंग की 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। पर क्या होगा, ये इसको जब रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होगी, मान लो x से स्ट्रेच होगी, तो अब लेंथ हो जाएगी 10 + x सेंटीमीटर, पहले 10 थी, अब 10 + x सेंटीमीटर हो जाएगी। अब x से स्ट्रेच हुई तो उसकी वजह से स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स जनरेट होता है, वो इधर लगेगा kx, एक फोर्स इधर लग रहा है,
जो स्प्रिंग फोर्स होगा kx होगा, मतलब F और kx दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों को इक्वल पुट कर दो, इक्वली Vm में F का वैल्यू 1/4πε0 Q इंटू क्यू स्क्वायर, और ये 10 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। के का वैल्यू हमारे पास कितना है 100। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है हमें 2 इंटू 10⁻⁻8, स्क्वायर करेंगे तो ये 16 इंटू 10⁻⁻16 हो जाएगा, और ये वैल्यू सेंटीमीटर में 10 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में तो 10⁻⁻4, और यहाँ भी 10⁻⁻2 आ जाएगा। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में लिया है हमने एक्स, उसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2, उसका स्क्वायर होगा तो ऐसा दिखेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 इंटू 9 ये 144, 10⁻⁻, ये -7 ऊपर जाएगा, ये +4 -3, ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 प्लस एक्स का स्क्वायर इधर आ जाएगा इसके साथ, 0.144, ये एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20x, और इसको तुम्हें सॉल्व करना है, ये आता हो तुम्हें सॉल्व करना, इसको सॉल्व कर लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। इसको सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 28 भी हो जाएगा। ठीक है, फिर 29 क्वेश्चन नंबर 29 है, वो फ्रिक्शन वाला है, तो फ्रिक्शन से हमें बैलेंस करना है फोर्स की वैल्यू को। क्वेश्चन नंबर 30, पार्टिकल स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, दूसरे चार्ज को कहां रखें, तो उस पर इक्वली वे में रहे वो, ठीक, मतलब ये से डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद फिर सॉल्व हो जाएगा इजीली। इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, दूसरे चार्ज को कहाँ रखें, तो एक फोर्स पे mg sin थीटा लग रहा होगा, उस mg sin थीटा को क्या करना है तुम्हें, इस फोर्स से बैलेंस करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, दो पार्टिकल्स ए और बी, चार्ज दोनों पे क्यू है, डी डिस्टेंस अपार्ट है, थर्ड चार्ज को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहां पे रखें, सो दैट इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है फोर्स की कितनी होगी, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना हमें पता है, कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, डिफरेंशिएशन से। इस पे भी क्यू चार्ज, और इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पर एक थर्ड चार्ज रखा हुआ है क्यू, एक्स डिस्टेंस पर, तो इस एक्स की वैल्यू बतानी जिससे इस पर मैक्सिमम फोर्स लगे, और उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये डिस्टेंस दी दिया हुआ है, तो हाफ हो जाएगा d/2, ये भी d/2, इससे मिलाया, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, इधर फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, इधर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, F1 F2। ठीक, अब इनको एंगल्स को थीटा मान लेते हैं, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब F1 और F2 के कंपोनेंट निकाल देते हैं। F1 का इधर कंपोनेंट आएगा F1 cos थीटा, F2 का इधर आएगा F2 cos थीटा, और इनके इधर कंपोनेंट आएंगे साइन में, F1 sin थीटा और F2 sin थीटा। अब देखो F1 F2 की वैल्यू बता सकते हैं, ये x है, ये d/2 है, तो ये हो जाएगा √x² प्लस d²/4। इसकी वजह से फोर्स के मैग्नीट्यूड F1 F2 दोनों का सेम होगा, क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q इंटू क्यू,
और ये जो वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। और देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे कंपोनेंट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाले ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो नेट फोर्स जो लगेगा हो जाएगा 2f1 sin थीटा। f1 f2 दोनों सेम है, तो f2 की जगह भी f1 ले सकते हैं, 2f1 sin थीटा। तो 2f1 का वैल्यू q इंटू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। और इस वाले ट्राइंगल से मैं sin थीटा लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 और 1/2 3/2, तो ये नेट फोर्स ही हो गया। ठीक है, क्यू एक्स इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 और इसका पावर 3/2। अब हमें क्या करना है, ये फोर्स निकल गया, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यही पूछा हमसे क्वेश्चन में, और कहां पर होगी। तो इसको रख कर देते हैं डायग्राम को और इसको सॉल्व करते हैं। तो तुम्हें ध्यान होगा वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू df by dx क्या होना चाहिए 0। तो जो कांस्टेंट है उनको तो नहीं लेते हैं, जहां जहां x आ रहा है उन्हीं को हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट तो हो जाएगा ऐसे भी 0 देना, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। इसको डिफरेंशिएट तो u अपॉन v वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है, अपॉन में v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, फिर ये एज इट इज आएगा और x को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, v को ऐसा लिखेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस साइन, फिर x को एज इट इज लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले पावर आ गया ये 3/2, फिर पावर में से 1 माइनस होगा 3/2 माइनस 1/2, फिर इसको अंदर वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो 0 आ जाएगा और x स्क्वायर क्या आएगा 2x, x कैंसिल इक्वल टू 0, ये फिर जाके 0 बन जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 1/2 यहाँ पर भी है और 1/2 यहाँ से ले सकता हूँ, तो उसको कॉमन ले सकता हूँ। तो जब कॉमन लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 1/2, तो इसमें से 3/2 में से 1/2 ले लिया तो बचा कितना 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे कॉमन आ चुका, 2 और 2 कैंसिल, 3x स्क्वायर और बच रहा है, नीचे वाला तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये प्लस वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो यही वाली वैल्यू 0 होगी, तो ये जाएगा डी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 8, तो x का वैल्यू लेगा d अपॉन 2√2। तो जो बाई सेक्टर है वहां पर मिड पॉइंट से 2√2 डिस्टेंस पर d अपॉन 2√2 डिस्टेंस पर क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पर। इसके ऊपर जाओगे तब भी फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, नीचे आओगे तब भी फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इस डिस्टेंस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा और जो फोर्स का फॉर्मूला है उसमें x की वैल्यू d अपॉन 2√2 लिखोगे तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी तुम्हें। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का मैक्सिमम वैल्यू निकालने वाला डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इसी टाइप का ही है, तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं बतानी है हमें। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, फिक्स्ड है उनकी पोजीशन, d डिस्टेंस q a और b पे रखा हुआ है d डिस्टेंस पर, फिर उनकी एक सेंटर पे रखा हुआ मिडिल पर m मास q चार्ज। अब इसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं परपेंडिकुलर थोड़ा सा, तो यहां से थोड़ा सा अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा तो इस पर मैं नेट फोर्स बता सकता हूं, अभी निकाला थोड़ी देर पहले। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इधर आ जाएगा वही 2f sin थीटा और ये एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, सोल्व करूंगा तो इस पर नया आ जाएगा मेरे पास, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, डिस्प्लेस करेंगे और इसमें तुम अप्रोक्सीमेशन डाल सकते हो x लेस लेस b है, तो जो वैल्यू आई थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 उसकी पावर 3/2, तो यहां से जाओ तो एक्स स्क्वायर को तुम कॉमन ले लोगे तो एक्स क्यूब।
ठीक है, फिर 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4x² पावर 3/2, तो इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, तो इसको ऊपर ले आएंगे और अप्रोक्सीमेट कर देंगे तो आ जाएगा। और इस केस में ध्यान देना, इस केस में SHM नहीं लगाएगा, क्यों? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इस पॉइंट से दूर लग रही है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूंगा ऊपर की तरफ तो ये वहां पे इस पॉइंट पर कभी नहीं आएगा, मतलब ये SHM करेगा ही नहीं इस कंडीशन में। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें इसी के अलाउंग डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसको मैं स्लाइटली अगर डिस्प्लेस करूंगा तो इसकी वजह से फोर्स ज्यादा होगा, इसकी वजह से फोर्स कम हो जाएगा, तो वहां पे से इसको इस तरफ ही पुश करेगा, तो ये मीन पोजीशन हो जाएगी इस चार्ज पार्टिकल के लिए। इस केस में क्या करेगा, ये SHM करेगा, तो उसका टाइम पीरियड तुम निकाल सकते हो कोई अप्रोक्सीमेशन लगाकर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे SHM कब करेगा, जब अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूंगा, मैं अगर इसको माइनस में लिया चार्ज, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स इधर लगेगा, तो नेगेटिव अगर होगा चार्ज और ये दोनों पॉजिटिव है तो फिर ये SHM करेगा, और उस केस में यहां पर नहीं करेगा। अगर इसको थोड़ा सा कर किया तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये लेस अट्रैक्ट करेगा, तो ये फाइनली इधर ही मूव करेगा। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव रहेगा तो इसके अलाउ नहीं करेगा SHM, इसके अलाउ करेगा, और अगर नेगेटिव होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलाउ SHM करेगा, उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, और इसके अलाउ नहीं करेगा। तो टाइम पीरियड सॉल्व करना, उसको बताना क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। तो अब जो भी तुम्हारे अगर फिर भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा पूछ लेना, मैं तुम्हें सॉल्यूशन लिख कर दे दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही, हम क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग गया। तो अब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास जो भी रेफरेंस बुक है ऑनलाइन, तुम जो भी मटेरियल ले सकते हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो फोर्स के और इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट चार्ज की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंट चार्ज की जगह रिंग की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, रॉड की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, निकालेंगे उनकी डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे, ठीक है। और उस फील्ड लाइंस में किसी पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगता है, इस तरह से हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज इतना, आज के लिए